कानून नहीं सिर्फ ताकत का राज चलता है, जहां हर एक कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। इस खौफनाक जेल में कदम रखते ही सब उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिसे कमजोर समझकर पंगा ले रहे हैं, असल में वो उन सब का भी बाप निकलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो कई कैदियों को लेकर सीधे चीन की एक खतरनाक जेल में पहुंचती है। ये कोई साधारण जेल नहीं थी, यहाँ ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता था जिनका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते थे। जो कोई भी कैदी कमजोर दिखता उसे बाकी कैदी जिंदा नहीं छोड़ते थे। उसी दिन कुछ नए कैदी इस जेल में लाए जाते हैं और उनमें एक 21 साल का कम उम्र कैदी रिकी भी शामिल था। रिकी को इस जेल में इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन कम उम्र होने की वजह से उसे यहाँ सिर्फ 5 साल बिताने थे। जैसे ही रिकी जेल के अंदर मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, अचानक रेड अलर्ट बजने लगता है। गार्ड्स तुरंत उसे रोककर उसकी पूरी तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी मशीन लगातार यही दिखा रही थी कि उसके शरीर में कहीं लोहे की कोई चीज मौजूद है। इसके बाद गार्ड्स उसे एक्सरे मशीन के सामने ले जाते हैं। मशीन चालू होते ही सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि रिकी के सीने के अंदर पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थी। और हैरानी की बात यह थी कि इतनी गोलियां शरीर में होने के बावजूद वह बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। गार्ड उससे पूछता है कि उसने ये गोलियां निकलवाई क्यों नहीं। रिकी जवाब देता है कि ये गोलियां उसके लिए कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई है। हर ब्लॉक पर एक बेहद खतरनाक कैदी का राज चलता है। ये चारों अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं। वे जिसे चाहे सजा देते हैं और जो चाहे वो करते हैं। उनके इलाके में बिना उनकी मर्जी के कोई भी सांस तक नहीं ले सकता। जेल का हर कोना डर, खून और अत्याचार से भरा हुआ था। सुबह होते ही सभी कैदी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी वहाँ वेस्ट ब्लॉक का लीडर सैमुअल आता है। आते ही वह एक बूढ़े कैदी विंग को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि विंग ने उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। विंग अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में बिता चुका था और कुछ दिनों बाद वह जमानत पर छूटने वाला था। इसीलिए उसने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था, ताकि बाहर जाने के बाद वह अपने बेटे को एक प्यारा सा तोहफा दे सके। लेकिन सैमुअल वह खिलौना छीन लेता है। विंग उससे हाथ जोड़कर खिलौना वापस मांगता है, क्योंकि उसने उसे बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए बनाया था। लेकिन सैमुअल बिना दया दिखाए उस खिलौने को उसके सिर पर दे मारता है। विंग जमीन पर गिर पड़ता है और खिलौना टूटकर बिखर जाता है। सैमुअल उसे धमकी देता है कि अगर दोबारा उसने उसका कहना नहीं माना तो वो उसे जान से मार देगा। विंग अब अपमान और दर्द से पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। वह टूटे हुए खिलौने का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और सैमुअल पर हमला करने दौड़ पड़ता है। लेकिन सैमुअल का एक साथी उसकी टांग अड़ा देता है, जिससे विंग गिर पड़ता है और उसी पल सैमुअल टूटे खिलौने का टुकड़ा उसके चेहरे पर दे मारता है। विंग दर्द से तड़पने लगता है। उसकी चीखें सुनकर एक गार्ड वहां पहुंचता है। विंग को बचाने के बजाय वह सैमुअल से कहता है कि उसे और पीटो, और फिर वहां से चला जाता है। सैमुअल अपने साथियों के साथ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक रिकी सामने आ जाता है। वह सैमुअल के पैर पर ऐसी लात मारता है कि उसका चेहरा सीधे नीचे पड़ी नुकीली कीलों पर जा गिरता है। कीलें उसकी एक आंख फोड़ देती हैं। सैमुअल का साथी तुरंत रिकी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही रिकी उसे घूर कर देखता है, उसके अंदर ऐसा डर बैठता है कि वो और उसके साथी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। सैमुअल किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन अपनी एक आंख हमेशा के लिए खो देता है। अब उसके अंदर रिकी के खिलाफ बदले की आग भड़क उठती है। वह हर कीमत पर उसे मारने की कसम खा लेता है। वहीं सैमुअल का एक चमचा उससे कहता है कि अगर रिकी को खत्म करना है तो उन्हें मैड ड्रैगन की मदद लेनी होगी। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी था। वह अपने एक ही हाथ से इंसान की हड्डियां चूर चूर कर देता था। जिसने भी उसे टक्कर ली वह कभी जिंदा नहीं बचा। फिलहाल उसे काल कोठरी में बंद रखा गया था, क्योंकि उसने पिछले ही दिन एक कैदी को बेरहमी से मार डाला था। उसी दिन सैमुअल एक गार्ड से सौदा करता है। वह उसे पैसे देकर कहता है कि बूढ़े विंग से कहो कि अब उसे इस जेल में पूरे 25 साल और बिताने होंगे। गार्ड तुरंत विंग के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी रिहाई कैंसिल हो गई है और अब तुम्हें इस जेल में 25 साल और बिताने होंगे। ये सुनते ही विंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह अब भी इस जेल में रहा तो सैमुअल उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। विंग रोते हुए गार्ड्स के पैर पकड़ लेता है और उनसे रिहाई की भीख मांगता है, लेकिन वो उसकी बात सुनने के बजाय उसे पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब विंग पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसी रात वो जेल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे देता है। सुबह होते ही यह खबर पूरी जेल में फैल जाती है। रिकी को भी पता चल जाता है कि जिस बूढ़े आदमी की उसने जान बचाई थी वो अब मारा जा चुका है। जब गार्ड्स उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तब रिकी वहां पहुंचता है। वह विंग के हाथों में लगी हथकड़ियां देखकर गार्ड्स से कहता है कि अब तो उसे आजाद कर दो, क्योंकि अब तो वह मर चुका है। लेकिन गार्ड्स उसकी बात का जवाब नहीं देते। तभी रिकी अपने हाथों से ही उन मजबूत लोहे की हथकड़ियों को तोड़ देता है। फिर रिकी अपनी जेब से वही खिलौना निकालता है जिसे सैमुअल ने तोड़ दिया था और जिसे उसने खुद अपने हाथों से ठीक कर दिया था। वह खिलौना विंग के पास रख देता है ताकि उसकी आत्मा को थोड़ा सुकून मिल सके। विंग की मौत रिकी को अंदर तक तोड़ देती है। उसके अंदर सैमुअल के खिलाफ बदले की आग और भी तेज हो जाती है। अब उसने तय कर लिया था कि वह हर हाल में विंग की मौत का बदला उससे लेकर रहेगा। अगली सुबह सभी कैदी नहाने के लिए आते हैं। रिकी वह खड़ा नहा ही रहा था कि तभी सैमुअल वहां आकर उसे घूरने लगता है। उसी समय अचानक वो खतरनाक कैदी मैड ड्रैगन भी वहां आ जाता है। वह बिना कुछ कहे सीधे रिकी के चेहरे पर इतना जोरदार मुक्का मारता है कि रिकी हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल रिकी किसी तूफान की तरह उठ खड़ा होता है। वह पूरी ताकत से मैड ड्रैगन के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसका पेट फट जाता है और मैड ड्रैगन मौके पर ही दम तोड़ देता है। यह देखकर सैमुअल बौखला उठता है और वो एक नुकीली कील उठाकर रिकी के हाथ में घुसा देता है। लेकिन रिकी दर्द की परवाह किए बिना उसकी सारी उंगलियों को तोड़ देता है। फिर वह अपना बदला पूरा करने के लिए अपने हाथ को सीधे सैमुअल के पेट के आर पार कर देता है, जिससे सैमुअल वहीं तड़पता हुआ मारा जाता है। ये सब
देखकर बाकी कैदियों के होश उड़ जाते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई अकेला आदमी मैड ड्रैगन और सैमुअल जैसे खतरनाक कैदियों को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकता है। तभी गार्ड्स रिकी को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। रास्ते में नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारूमी उसके सामने आता है। वो आया तो रिकी को डराने था, लेकिन अपनी आंखों से मैड ड्रैगन की मौत देखकर उसका इरादा बदल चुका था। अब वह किसी चूहे की तरह डर कर रिकी से दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन रिकी बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। उसे सीधे उस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां जेल के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। सेल में अकेला बैठा रिकी अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस करता है। यहीं से कहानी हमें उसके अतीत में ले जाती है, जब रिकी एक साधारण स्टूडेंट हुआ करता था। उसके माता पिता पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। एक दिन वह उनकी कब्र पर जाता है जहां उसका गुरु मास्टर जियांग उसके सामने खड़ा मिलता है। यही वह व्यक्ति था जिसने बचपन से उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। मास्टर उससे अपनी ताकत दिखाने को कहते हैं। रिकी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, लेकिन मास्टर एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा देते हैं। फिर वह बताते हैं कि रिकी अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बना है। उसके अंदर अब भी एक कमजोरी छिपी हुई है और जब तक वह उसे खत्म नहीं करेगा तब तक वो सच्चा मास्टर नहीं बन सकता। यह सुनकर रिकी उनके पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि वह हर हाल में अपनी कमजोरी दूर करेगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। उसी दिन से उसकी कठोर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मास्टर उसे सिखाते हैं कि सबसे पहले उसे अपने दिमाग पर पूरी तरह काबू करना होगा। गुस्सा, नफरत और डर को मन से निकालना होगा। फिर वे उसके सामने एक बड़ा पत्थर रखकर कहते हैं कि पूरे ध्यान और ताकत के साथ इसे तोड़कर दिखाओ। रिकी खुद पर काबू करता है और एक ही वार में उस पत्थर को कागज की तरह चीर देता है। यह देखकर मास्टर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रिकी उन्हें भी एक एक करके हवा में ही चकनाचूर कर देता है। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधे उसके सीने पर मारते हैं, लेकिन रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब मास्टर समझ जाते हैं कि रिकी ने अपने शरीर और मन पर पूरी तरह काबू करना सीख लिया है और उसे अब और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है, जहां रिकी अपनी कोठरी में शांत बैठा था। कुछ देर बाद एक गार्ड रिकी की कोठरी में आता है और उसे बताता है कि असिस्टेंट वार्डन ने उसे बुलाया है। रिकी को तुरंत उसके ऑफिस में ले जाया जाता है, जहां उसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। असिस्टेंट वार्डन का एक हाथ नहीं था, उसकी जगह उसने लोहे के 2 नुकीले कांटों वाले हुक लगवा रखे थे और वह उसी हुक की मदद से आराम से खाना खा रहा था। वार्डन अपने गार्ड को रिकी की पूरी फाइल पढ़ने को कहता है। गार्ड पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा था कि रिकी बचपन से अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे और वह अनाथालय में पला बढ़ा। स्कूल से उसे इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह छोटी सी बात पर भी लोगों की पिटाई कर देता था, जिससे कम उम्र में ही वह एक गैंग के संपर्क में आया और उसी दौरान उसने एक आदमी की हत्या कर दी। इसी अपराध की वजह से उसे इस खतरनाक जेल में भेजा गया था। ये सब सुनने के बाद असिस्टेंट वार्डन धीरे धीरे रिकी के पास आता है और पूछता है कि उसके सीने में 5 गोलियां फंसी कैसे। रिकी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है। यह तस्वीर उसकी सबसे प्यारी दोस्त केको की थी। रिकी तस्वीर लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वार्डन अपने लोहे के हुक को उसके हाथ में घोंप देता है। इसके बाद वह लगातार उस पर मुक्कों की बारिश करने लगता है। वह हर हाल में रिकी से सच उगलवाना चाहता था, लेकिन रिकी उसके चेहरे पर थूक देता है। ये देखकर वार्डन पागल हो उठता है और गुस्से में उसी तस्वीर को कुचल देता है। केको की तस्वीर को कुचलता देखकर रिकी का खून खौल उठता है। वह एक ही झटके में सामने रखी भारी टेबल को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। यह देखकर असिस्टेंट वार्डन का सारा घमंड हवा हो जाता है। वह डरकर बिल्ली की तरह एक कोने में छिप जाता है। रिकी चाहता तो उसी वक्त उसका काम तमाम कर देता, लेकिन अपने गुरु की शिक्षा याद करके वह अपने गुस्से पर काबू करता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। उस रात रिकी अपने सेल में बैठा केको की तस्वीर को देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहले वे बहुत खुश रहते थे, साथ घूमते फिरते और मस्ती किया करते थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी इस जेल की दीवारों में कैद होकर नरक बन चुकी थी। अपने मन को शांत करने के लिए वही बांसुरी बजाता है जिसे वो केको के साथ बजाया करता था। तभी एक गार्ड वहां आता है और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा बांसुरी बजाई तो वह बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगले दिन सैमुअल का वही चमचा अपने सेल से बाहर निकलता है। तभी कई कैदी उसे घेर लेते हैं। वे सभी विंग की मौत का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उसी की वजह से बूढ़े कैदी ने अपनी जान गंवाई थी। उनमें से एक कैदी नुकीली तलवार उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारूमी वहां आ जाता है। नारूमी उन्हें रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने उसे मार दिया तो उनकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें मौत की सजा भी मिल सकती है। लेकिन वोंग नाम का एक कैदी गुस्से से नारूमी से कहता है कि जब उन पर अत्याचार हो रहे थे तब वह कहाँ था, उस समय उसने उनकी मदद क्यों नहीं की, और अब जब उनकी बारी आई तो वह उन्हें क्यों रोक रहा है। वो उससे कहता है कि ऐसे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनते ही नारूमी गुस्से से पागल हो जाता है। वह गुस्से में तलवार उठाता है और एक ही वार में वोंग का चेहरा बीच से चीर देता है। वोंग वहीं दर्द से तड़पने लगता है। ऊपर खड़ा असिस्टेंट वार्डन ये सब देखकर बेहद खुश होता है। वह नारूमी की तारीफ करता है और कहता है कि उसने उसका दिल खुश कर दिया। फिर वह अपने लोहे के हुक को वोंग के मुंह में फंसाता है और उसे घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारूमी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वह उसे एक खास हथियार देकर कहता है कि जिस तरह उसने वोंग को मारा उसी तरह अब रिकी को भी खत्म करना होगा। यह सुनकर नारूमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वोंग तो एक साधारण कैदी था, लेकिन रिकी कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपनी आंखों से मैड ड्रैगन को मरते देखा था। उसे पता था कि अगर उसने रिकी से टक्कर ली तो उसका हाल भी वैसा ही होगा, लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसलिए उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। कुछ देर के बाद जेल के मैदान में वोंग की लाश को जंजीरों से बांधकर एक बड़े से क्रॉस पर लटका दिया जाता है, ताकि बाकी कैदी उसे तड़पता देखकर डर जाएं और दोबारा कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। वोंग की लाश देखकर रिकी के अंदर गुस्सा भर जाता है। उसी समय नारूमी अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले नारूमी एक जोरदार लात मारता है, फिर वह मौका देखकर रिकी की आंख में पिसा हुआ कांच डाल देता है। रिकी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नारूमी इस मौके का फायदा उठाकर उसके हाथ में छुरा घोंप देता है। रिकी दर्द
दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ पास से गुजर रही पानी की पाइप पर पड़ते हैं। वह तुरंत पाइप तोड़ देता है। तेज पानी से आंखें धोते ही रिकी को फिर से साफ दिखने लगता है। अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वह नारुमी पर टूट पड़ता है और उसके सिर पर ऐसा भयानक थप्पड़ मारता है जिससे उसकी एक आंख बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। तभी असिस्टेंट वार्डन भी वहां पहुंच जाता है। नारुमी की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर रिकी अपनी हाथों की नसों को खींचकर बांधता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब नारुमी समझ चुका था कि वह रिकी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह खुद को चाकू मार लेता है। पहले तो सबको लगता है कि उसने हार मान ली है, लेकिन यह उसकी चाल थी। जैसे ही रिकी उसके पास जाता है, नारुमी अपनी आंतें बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है ताकि उसे जकड़ सके, लेकिन रिकी अपनी पूरी ताकत से उसे हवा में उठाता है और उसके सिर पर ऐसा घातक मुक्का मारता है कि उसकी खोपड़ी चूर चूर हो जाती है, जिससे नारुमी वहीं मर जाता है। नारुमी के मरते ही रिकी तुरंत वोंग की लाश को नीचे उतारता है और बाकी कैदी भी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। सबको उम्मीद थी कि वोंग अभी जिंदा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वोंग दम तोड़ चुका था। अपने साथी को इस हालत में देखकर रिकी के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वह सभी कैदियों से कहता है कि इस निर्दोष की मौत का जिम्मेदार असिस्टेंट वार्डन है, इसलिए उससे खत्म कर दो। यह सुनते ही सभी कैदी एक साथ असिस्टेंट वार्डन की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे सालों का दबा हुआ गुस्सा निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी अचानक कोई वहां आकर एक कैदी को पकड़कर उसका सिर फोड़ देता है। यह देखकर सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। दरअसल उनके सामने जेल के बाकी तीनों इलाकों के लीडर थे। पहली लीडर चेंग थी, जिसके पास एक खास ताकत थी। वह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। दूसरा था कितामा, जो पहाड़ जैसे शरीर वाला बेहद ताकतवर कैदी था। तीसरा था ब्रैंडन, जो अपने खास हथियारों और रस्सियों से दुश्मनों को जकड़कर खत्म करता था। असिस्टेंट वार्डन रिकी से कहता है कि अगर उसमें सच में हिम्मत है तो इन तीनों से लड़कर दिखाए, लेकिन रिकी कुछ नहीं कहता और वोंग की लाश को उठाकर वहां से चुपचाप जाने लगता है। साथ ही रिकी के बाकी साथी भी उससे कहते रहे कि वो इन तीनों को खत्म कर दे। तभी असिस्टेंट वार्डन उसे एक प्रस्ताव देता है। वह कहता है कि नारुमी की मौत के बाद नॉर्थ ब्लॉक खाली हो चुका है और वह चाहता है कि रिकी उसका नया लीडर बने, लेकिन रिकी उसके इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा देता है, क्योंकि वो किसी की कठपुतली बनकर उसके इशारों पर नाचना नहीं चाहता था। इसी दौरान जेल में एक लड़का दूर बैठा उसे देख रहा था। रिकी को पत्ते से धुन बजाता देख वह लड़का भी उसकी नकल करने लगता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी उससे आवाज नहीं निकलती। रिकी उससे कारण पूछता है और लड़का जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो रिकी देखता है कि उसकी आधी जीभ कटी हुई है। असल में उस लड़के को जेल के एक बड़े सीक्रेट का पता चल चुका था, जो असिस्टेंट वार्डन और ब्लॉक लीडरों के नशे के कारोबार से जुड़ा था। सच छुपाने के लिए उन्होंने उसकी जीभ काट दी थी और यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन के लिए नफरत और बढ़ जाती है। रिकी उसे अपनी बांसुरी देता है। जैसे ही लड़का उसे बजाता है, उसके अंदर से धुन निकलने लगती है। खुशी में वह रिकी को कुछ खास पत्ते देता है, जिन्हें देखते ही रिकी समझ जाता है कि इन्हीं पौधों से नशा बनाया जाता है और जेल के सभी ब्लॉक लीडर इन्हीं की तस्करी से भारी पैसा कमा रहे हैं। रिकी लड़के से पूछता है कि उसे ये पत्ते कहाँ मिले, तो वह बताता है कि उसने इन्हें वेस्ट ब्लॉक से लिया था। ऊपर से चेंग उन्हें छिपकर देख रही होती है, क्योंकि वेस्ट ब्लॉक और नशे के पूरे कारोबार पर उसी का कब्जा था। वह तुरंत अपने साथियों के पास जाकर घबराते हुए बताती है कि उनका राज खुल चुका है, क्योंकि लड़के ने सब कुछ रिकी को बता दिया है। इसके बाद वे लड़के को बुलवाते हैं, जहां ब्रैंडन उसे चाकू देकर धमकी देता है कि अगर उसने उसी रात रिकी को नहीं मारा तो अगली सुबह वह खुद जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। ये सुनते ही चेंग उसे बेरहमी से मार डालती है और उसकी लाश जेल के बीचों बीच फेंकवा देती है, ताकि बाकी कैदी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करे। जैसे ही रिकी वहां पहुंचता है तो अपने साथी की लाश देखकर उसका दिल कांप उठता है। पास में ही उसकी वहीं बांसुरी भी पड़ी थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट वार्डन को भी चेंग की करतूतों का पता चल जाता है और वह उससे बहुत नाराज होता है, लेकिन उससे पहले ही रिकी नशे के पूरे बाग में आग लगा देता है और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों पौधे जलकर राख हो जाते हैं। चेंग भागती हुई वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ जलकर खत्म हो चुका था। अपने बाग को जलता देख वह बेकाबू हो जाती है। तभी रिकी गुस्से में उससे कहता है कि जिस तरह उसने उसके मासूम दोस्त को मारा था, वो उसे भी उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और चेंग बिजली की रफ्तार से रिकी पर हमला कर देती है। वो रिकी को ऐसा जोरदार मुक्का मारती है कि रिकी उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है। इसी दौरान जेल में आग तेजी से फैलने लगती है और बाकी कैदी मौके का फायदा उठाकर बिल्डिंग से निकलते हुए जेल के गेट की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी ओर असिस्टेंट वार्डन को जैसे ही आग का पता चलता है तो वह गार्ड्स पर बुरी तरह भड़क उठता है। तभी एक गार्ड उसे बताता है कि अगले दिन वार्डन जांच के लिए आने वाला है। ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर हालात काबू में नहीं आए तो कैदियों के साथ उसकी भी बुरी तरह धुलाई होने वाली थी। उधर रिकी भी पूरी तरह हिम्मत हार चुका होता है, लेकिन तभी उसे अपने मास्टर जियांग की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम हारने वाले हो, तब अपने दुश्मन को कभी मत दिखाना कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत बाकी है। पहले उसे भरोसा दिलाओ कि तुम हार चुके हो, और जब उसका ध्यान हट जाए तब अपनी सारी ताकत एक ही वार में झोंक देना, ताकि उसे संभलने का मौका ही न मिले। गुरु की यही बात याद आते ही रिकी फिर से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में दोबारा वही तूफान लौट आता है और वह दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय वहां ब्रैंडन भी आ जाता है। ब्रैंडन बिना समय गवाए रिकी पर हमला कर देता है और एक के बाद एक रस्सियां उसकी तरफ फेंकने लगता है। देखते ही देखते रिकी की पूरी बॉडी उन नुकीली कीलों में जकड़ जाती है, मानो उसके शरीर को लोहे के तारों से सिल दिया गया हो। तभी दूसरी तरफ से कितामा भी वहां पहुंच जाता है। वह अपने विशाल शरीर से रिकी को जकड़ लेता है और उसे खत्म करने ही वाला था कि अचानक पूरे जेल में अलार्म बज उठता है। सभी कैदियों को तुरंत अपने अपने सेल में लौटने का आदेश दिया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि आदेश न मानने वालों को गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन कितामा नहीं रुकता। वह किसी भी हालत में रिकी से बदला लेना चाहता था। गार्ड्स चेतावनी देते हैं, मगर जब वह नहीं मानता तो उस पर गोलियों की बारिश शुरू कर देते
देते हैं। इसके बावजूद वह घायल रिकी को घसीटते हुए एक सेल के अंदर ले जाता है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, भारी दरवाजा बंद हो जाता है और अगले ही पल दोनों तरफ से गीली सीमेंट तेजी से सेल में भरने लगती है। ये सब असिस्टेंट वार्डन की ही चाल थी, जो रिकी और कितामा दोनों को जिंदा दफन करना चाहता था। लेकिन तभी रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर सेल का भारी दरवाजा तोड़ देता है और कितामा को भी उठाकर बाहर ले आता है। यह देखकर असिस्टेंट वार्डन दंग रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रिकी अपने दुश्मन की भी जान बचाएगा। हालांकि सीमेंट और कितामा के भारी वजन से रिकी खुद भी बुरी तरह दब जाता है और दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद असिस्टेंट वार्डन गार्ड्स को आदेश देता है कि अगले दिन वार्डन के आने से पहले जेल में हुई हर घटना के सबूत मिटा दिए जाएं। वो कहता है कि जांच खत्म होने के बाद रिकी को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। अगली सुबह सभी लोग वार्डन के इंतजार में खड़े थे। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जब वह नहीं आता तो लोग थक कर वहीं बैठ जाते हैं। तभी दूर से एक गाड़ी आती दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी तुरंत खड़े हो जाते हैं। वार्डन और उसका बेटा दोनों अपनी कार से उतरते हैं। आते ही असिस्टेंट वार्डन उसे बताता है कि रिकी नाम के एक कैदी ने नशीले पौधों का पूरा बाग जला दिया है। ये सुनकर वार्डन गुस्से से पागल हो उठता है। इसके बाद उसे रिकी के पास ले जाया जाता है, जो एक सेल में बंद था और जिसकी पूरी बॉडी सूखी सीमेंट से जकड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही वार्डन उसके सामने पहुंचता है, रिकी अपने शरीर से पूरा सीमेंट तोड़ डालता है और पल भर में आगे बढ़कर उसे दबोच लेता है। वह वार्डन को खत्म करने ही वाला था कि तभी दीवार तोड़कर कितामा वहां आ धमकता है। वह रिकी के हाथों को मोटी लोहे की सलाखों में जकड़ देता है और उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। जिस आदमी की जान रिकी ने खुद बचाई थी, वही अब उस पर बेरहमी से हमला कर रहा था। लेकिन जैसे ही कितामा उसका सिर कुचलने वाला होता है, रिकी अपनी असली ताकत दिखाता है। वह उसके गले पर इतना भयानक मुक्का मारता है कि उसका गला फट जाता है और अगले ही वार में उसकी उंगलियां तोड़कर अलग कर देता है। कुछ ही देर में कितामा जमीन पर ढेर हो जाता है। यह देखकर वार्डन तुरंत ऊपर लगे हाइड्रोलिक प्रेस को चालू कर देता है। विशाल लोहे की मशीन रिकी को कुचलने के लिए नीचे आने लगती है। वह पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वार्डन उसे तेज बिजली का झटका दे देता है। रिकी दर्द से तड़प कर गिर पड़ता है और प्रेस तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक मशीन रुक जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। सबकी नजर कितामा पर जाती है, जो अभी भी जिंदा था और अपनी पूरी ताकत से हाइड्रोलिक प्रेस को रोके हुए था। क्योंकि रिकी ने भी उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसके दिल में रिकी के लिए रहम आ चुका था। मौका मिलते ही रिकी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और मशीन रोकने की कोशिश करता है और कितामा को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन कितामा अपने पैर तक नहीं हिला पा रहा था। आखिरकार वह हार मान लेता है और अगले ही पल हाइड्रोलिक प्रेस उसे बुरी तरह कुचल देती है। उसकी मौत के साथ एक तस्वीर उड़कर रिकी के पास आ गिरती है। उसमें कितामा अपनी माँ के साथ खड़ा था। यह देखकर रिकी की आंखों में दर्द और गुस्सा भर जाता है और वह अपना सारा गुस्सा वार्डन पर निकालने लगता है। तभी वार्डन एक और बटन दबा देता है, जिससे अचानक जमीन खुल जाती है और रिकी नीचे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। इसके बाद एक बड़ा गड्ढा खोदकर रिकी को लोहे की जंजीरों से बांधकर उसमें डाल दिया जाता है। कुछ देर बाद वार्डन वहां पहुंचता है और आदेश देता है कि सभी कैदी उस पर मिट्टी डालना शुरू करें। लेकिन दो कैदी ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिन्हें वार्डन तुरंत गोलियों से भुनवा देता है। बाकी कैदी डर के मारे मजबूरी में रिकी पर मिट्टी डालने लगते हैं और वह धीरे धीरे जिंदा दफन होने लगता है। तभी वार्डन कहता है कि अगर वह पूरे 7 दिन इस गड्ढे में जिंदा रहा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट वार्डन एक लंबा बांस गड्ढे में गाड़ देता है, ताकि मिट्टी के नीचे दबे रहने पर भी रिकी सांस ले सके। रात होते ही रिकी के साथी गहरे सदमे में डूब जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनके ही हाथों उनका दोस्त जिंदा दफन कर दिया गया है। उसी रात ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के दोनों लीडर वहां पहुंचते हैं और बांस के भीतर कपड़ा फंसा देते हैं ताकि हवा अंदर न जा सके और रिकी दम घुटने से मर जाए। लेकिन उनके जाते ही मिट्टी के नीचे से रिकी उस बांस को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके बाद कहानी फिर रिकी के अतीत में पहुंचती है, जहां एक दिन उसकी सबसे करीबी दोस्त केको स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। वह घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन तभी दूसरा गुंडा उसे पकड़ लेता है। वे उसे जबरदस्ती एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रिकी ने केको की वजह से उन गुंडों के बॉस की बुरी तरह पिटाई की थी और अब वो केको से बदला लेना चाहता था। वो उसे मारने ही वाला था कि केको सही मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। अपनी जान बचाने के लिए वह दौड़ती हुई एक ऊंची इमारत पर पहुंच जाती है, लेकिन गलती से वहां नीचे गिर जाती है और उसी पल उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जब रिकी को यह पता चलता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह पागलों की तरह उस आदमी को ढूंढता है जो केको की मौत के लिए जिम्मेदार था। आखिरकार उसे वह अपराधी मिल जाता है। वह आदमी रिकी पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन रिकी पर उनका कोई असर नहीं होता। उल्टा रिकी सीधा उस पर टूट पड़ता है। वो पहले उसकी टांग तोड़ता है और फिर उसका सिर फोड़ देता है, जिससे वो आदमी मौके पर ही मारा जाता है। यही वो हत्या थी जिसके कारण रिकी को गिरफ्तार किया गया और इस नरक जैसी जेल में भेज दिया गया। उधर उसके पूरे 7 दिन बीत चुके थे। समय पूरा होने पर रिकी को उस गड्ढे से बाहर निकाला जाता है। वार्डन को पूरा यकीन था कि अब तक वह मर चुका होगा, लेकिन जैसे ही रिकी को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि रिकी अभी भी जिंदा था और उसकी सांसें चल रही थी। ये देखकर वार्डन के होश उड़ जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि कोई इंसान इतने दिनों तक मिट्टी में बिना सांस लिए जिंदा कैसे रह सकता है। रिकी को तुरंत नुकीली लोहे की सरियों के बीच खड़ा कर दिया जाता है। वार्डन उससे पूछता है कि उसके अंदर आखिर कैसी ताकत है। वह जानना चाहता है कि बिना ठीक से सांस लिए वह 7 दिन तक कैसे जिंदा रहा, लेकिन रिकी हमेशा की तरह चुप रहता है। तब चेंग वहां आती है। उसके हाथ में कई तेज ब्लेड होते हैं। वह उन सभी ब्लेडों को रिकी के मुंह के अंदर ठूंस देती है और ऊपर से टेप चिपका देती है। फिर वह लगातार उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने लगती है। हर वार के साथ रिकी का मुंह खून से भर जाता है। कुछ देर बाद वार्डन खुद आगे बढ़ता है और उसके मुंह से टेप हटा देता है, लेकिन जैसे ही टेप निकलता है, रिकी अपने मुंह में भरे सभी ब्लेड एक साथ वार्डन की तरफ उगल देता है। तेज ब्लेड सीधे वार्डन के चेहरे में धंस जाते हैं। वह दर्द से चीख उठता है। गुस्से में आकर वार्डन रिकी को फिर से एक काल
विशाल कोठरी में बंद करवा देता है। उसी रात एक कैदी चोरी छिपे उसके लिए खाना लेकर आता है। वह खाना रखकर लौटने ही वाला होता है कि नारुमी का पुराना साथी उसे देख लेता है और अगले ही पल वो ये बात वार्डन को जाकर बता देता है। वार्डन तुरंत अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचता है। आते ही वह उस कैदी को बेरहमी से मार डालता है और उसकी लाश घसीटते हुए रिकी की कोठरी के सामने ले आता है। लेकिन जब वह सेल के अंदर झांकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ टूटी हुई जंजीरें पड़ी थीं और रिकी वहां से गायब था। असल में रिकी छत से चिपक कर ऊपर छिपा हुआ था। जैसे ही असिस्टेंट वार्डन अंदर कदम रखता है, रिकी उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। बाहर निकलते ही रिकी उस कैदी की लाश देखता है जिसने उसकी मदद की थी। अपने साथी को मरा देखकर उसका खून खोल उठता है। असिस्टेंट वार्डन जान बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, पूरे जेल के कैदी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी समय गार्ड्स और कैदियों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी ओर वार्डन जेल के अंदर जांच कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जेल में लड़ाई शुरू हो गई है। इसी दौरान एक कैदी उसकी पीठ पीछे उसे हरामी कह देता है। वार्डन यह सुनकर बेकाबू हो जाता है और सबके सामने उसका हाथ काट देता है। तभी रिकी वहां पहुंच जाता है। वार्डन तुरंत उस पर गोली चलाता है, लेकिन रिकी फुर्ती से पास खड़े असिस्टेंट वार्डन को अपने सामने कर देता है। गोली सीधे उसके पेट में जा लगती है, जिससे उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगता है और उसका पेट फट जाता है। उसी समय चेंग वहां आती है और बिना रुके रिकी पर हमले शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ब्रैंडन भी अपनी नुकीली कीलों वाली रस्सियां रिकी की ओर फेंकता है। लगातार हमलों से रिकी संतुलन खो देता है और उबलते हुए पानी पे जा गिरता है। उसका शरीर दर्द से तड़प उठता है। चेंग मौका देखकर अपनी टांग से उस पर हमला करती है, लेकिन रिकी उसकी टांग पकड़कर सीधे उसी उबलते पानी में घुसा देता है और उसकी टांग तोड़ डालता है। चेंग दर्द से चीख उठती है। ये देखकर ब्रैंडन डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन वार्डन खुद उस पर गोली चला देता है। गोली लगते ही ब्रैंडन का शरीर फट जाता है और वह वहीं मर जाता है। अब सिर्फ दो लोग बचे थे, एक तरफ रिकी और दूसरी तरफ वार्डन। दोनों आमने सामने खड़े थे। रिकी पूरी ताकत से उछलकर वार्डन को ऐसी लात मारता है कि वह दीवार से जा टकराता है, लेकिन अगले ही पल वार्डन का शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वह एक विशाल राक्षस के रूप में बदल जाता है। और हमें पता चलता है कि रिकी की तरह उसके पास भी एक खास किस्म की अजीब सी ताकत थी जो उसे खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देती थी। शुरुआत में यह मॉन्स्टर वार्डन रिकी को बुरी तरह पीटता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद रिकी इस बार हार जाएगा, लेकिन तभी वह अपनी दिमाग का इस्तेमाल करता है। वह सही मौका देखकर उस मॉन्स्टर को उठाता है और पास चल रहे विशाल ग्राइंडर में फेंक देता है। रिकी उसे पूरी ताकत से उसे ग्राइंडर के अंदर दबा देता है। कुछ ही समय में उस मॉन्स्टर का शरीर चिथड़े चिथड़े होकर कीमे में बदल जाता है। अंत में रिकी उसका बचा हुआ सिर उठाकर बाहर आता है। दूसरी ओर कैदियों और गार्ड्स के बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। तभी रिकी सबके सामने वार्डन का कटा हुआ सिर उठाकर दिखाता है और जोर से कहता है कि अब तुम सब आजाद हो। रिकी उस सिर को दूर फेंक देता है और पूरी ताकत से जेल की विशाल दीवार पर वार करता है, जिससे दीवार टूट जाती है और यहाँ रिकी के साथ साथ सब